Hello once again. Now we are going to take up 2020 questions and we will be doing it for again chapter number 1. So we are going to produce a series of video right from 2019 to 2024 और 2019 का मैंने वीडियो एक बार अपलोड कर दिया है. Now coming on to the next 2020 years questions. So first 1 mark question goes like, what is volume charge density? Write its SI unit. फिर से हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था. Volume charge density is denoted by, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा. Volume charge density is denoted by rho और रो का फॉर्मूला हो जाएगा. अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे Q अपॉन V. फिर से इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब. तो इस फॉर्मूला लिखने के लिए हाफ मार्क्स, SI यूनिट के लिए हाफ मार्क्स. तो फिर से यहाँ पर हाफ प्लस हाफ होके कितना हो जाएगा? 1 मार्क का क्वेश्चन. सो इसके लिए हमें 1 मार्क मिलने हैं. ज्यादा कुछ नहीं करना था, जस्ट डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला. ये लास्ट क्लास से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे आंसर्स लिखने हैं. नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर से हमने लास्ट टाइम इसको डिफाइन किया था, फिर से ये इस साल भी रिपीट हो गया है. दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा गया है. व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? राइट इट्स एसआई यूनिट. अगेन इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा and it is Q upon L. Its SI unit is coulomb per meter. तो इस तरीके से 1 मार्क के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए चैप्टर 1 से. नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 5 मार्क्स क्वेश्चन. और ये एक मैं बात बता दूं कि सेट ए बी और सी में ये सेम क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर. चलो सॉल्व करते हैं इसको अब. तो इसमें पूछा गया है कि एक्चुअली में पूछा नहीं गया, हमें डिराइव करके बताना है या प्रूव करना है कि गॉसेस थ्योरम में जो हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, उसे आप कैसे प्रूव करेंगे? आप प्रूव करके वहां पर उस फॉर्मूला तक आप डिराइव करके बताइए. तो उसी को हम करने जा रहे हैं. तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे कि हम लोग फिर से इसके सेंटर को मार्क करेंगे, दैट इज पॉइंट ओ. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया मार्क करते हैं. इसको मैं दूसरे कलर से फिल अप कर देती हूँ, अदरवाइज ये शो नहीं होगा. तो ये हमने इस एरिया को मार्क कर दिया. छोटा सा एक टुकड़ा लिया हमने स्फीयर का, उसके सेंटर को पहले ओ मार्क किया और ये इसके आउटर रिम पे हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया और इसका एरिया है डी एस. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हम निकालेंगे इसका फ्लक्स. इस छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना होगा? डी फाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस. ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है. अगर ये बड़ा सरफेस होता तो हम डी फाई की जगह फाई लेते, पर क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट्री एक स्पॉट कंसिडर किया है स्फीयर पे, तो यहाँ पर हम जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा? डी फाई मान के चलेंगे. और डी फाई क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है इसलिए ई लिख रहे हैं, वहां पर डी ई नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ई लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्फीयर. और जो एरिया है वही चेंज हो रहा है. हमने अभी छोटा सा एरिया कंसिडर किया है तो इसलिए उसका एरिया हम स्मॉल लेंगे, दैट इज डी एस. अब यहाँ पर हमें पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं हम. हमें पता है कि एट अ डिस्टेंस आर, अगर हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r is given by E is equals to 1/4 pi epsilon naught
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, प्रोवाइडेड ये स्फीयर पे टोटल कितना चार्ज रिसाइड कर रहा है उसके सरफेस पे, क्यू। क्योंकि हमें पता है अगर कोई स्फेरिकल शेल है और उस पे हम उसके सेंटर पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रख दे तो वो जाके सीधा जाके बैठ जाएगा सरफेस पे, तो अंदर की तरफ कुछ भी नहीं रहेगा, सरफेस पे जाके ये चार्ज बैठेगा और ये जो चार्ज है पूरा सरफेस में यूनिफॉर्मली डिवाइड होगा, पर टोटल चार्ज को अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज क्यू। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन टू को बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू से ई की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो ये प्रॉपरली हमें लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन टू into equation 1. So what we will be getting now, that is d phi is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square into ds। ठीक है, ये कांस्टेंट के बारे में मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। e क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वेक्टर है पर वो उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं, मींस उसका फिक्स एक फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। फिर से हम डायग्राम पे जाएंगे फिर से। अब देखेंगे ये जो मैंने छोटा सा जो ये एरिया ऑरेंज कलर से मार्क किया है, इसका मैंने एरिया जो ds लिया है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्फीयर की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ये डायरेक्शन हो जाएगा ई का। अब सिमिलरली इस स्पॉट के नॉर्मल में हम एक लाइन खींचेंगे, ये जो स्पॉट छोटा सा एरिया जो हमने लिया है इसका अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमें एरिया वेक्टर बताएगा, दैट इज ds। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, दैट इज e और ds के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो क्या आएगा, एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड ds वेक्टर, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम डॉट प्रोडक्ट से उसके नॉर्मल फॉर्म में ओपन करें तो ये एक्चुअली क्या आना चाहिए था, ये जैसे ई डॉट डी एस है तो इसको हमें लिखना चाहिए था ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, और ये ई डी एस कॉस ऑफ थीटा की जगह 0 डिग्री। अब कॉस 0 क्या होता है, 1, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपली ई डी एस, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे बिकॉज कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, इक्वेशन 3 से हम फिर से इसको रीराइट कर सकते हैं डी फाई को, तो हमारा डी फाई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये नॉर्मल डी एस ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करके कॉस थीटा वगैरह की वैल्यू पुट कर दी है, तो अब ये ऐसा आएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें करना होगा इंटीग्रेशन, और कौन सी इक्वेशन का करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का। तो लिखेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4, तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा डी फाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम पॉइंट जो कंसिडर किए, जो स्पॉट जो कंसिडर किए हैं वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, वो चेंज नहीं कर रहा है अपना लोकेशन, तो हम इसको बाहर ले लेंगे कांस्टेंट मन के। अब ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पूरा सरफेस ये जो छोटा सा हमने जो स्पॉट कंसिडर किया था, इस ऐसे ही अगर हम मान के चले कि ये स्फीयर पूरा ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स या टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका पूरा सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने स्फीयर का रेडियस भी मान के रखा है कि ये कैसा है, आर। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास अल्टीमेटली हमने प्रूफ कर दिया कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने पूरा समझाया मैंने थ्योरम को कैसे डिराइव करना है। अब पर इसके पहले हमें क्या करना होगा, फिर से मैं बोल रही हूँ,
यहाँ हमें स्पेसिफिकेशन मेंशन करना होगा। लास्ट उसमें वीडियो में भी मेंशन किया था हम लोगों ने, सेम वही चीज को रिपीट करना है। कंसिडर अ spherical shell of radius small r। फिर आगे लिखेंगे let a point charge q be placed at center o। ठीक है, फिर उसके बाद आगे से हम ये सेंटर ओ पे हम चार्ज रख रहे हैं, पर ये हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये चार्ज जाके सीधा सरफेस पे बैठ जाएगा स्फीयर के और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चाहे तो हम इस चीज को लिख सकते हैं और इसका डेरिवेशन इस तरीके से जाएगा। ये रहा एक पार्ट। अब इसमें आगे भी पूछा है व्हाट राइट द नेम ऑफ द थ्योरम। सो दिस थ्योरम इज नोन एज, इसको नेक्स्ट लाइन पे फिर हम लिखेंगे, दिस थ्योरम इज नोन एज गॉसस थ्योरम। या चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज गॉसस थ्योरम। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे हम, और एक जो क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो अगर ये जो चार्ज है, अगर ये यहाँ पर बाहर कहीं रखा होता, सपोज मैं इसको अगर दूसरे कलर से मेंशन करके बताऊं, जैसे चार्ज हमारा कहीं यहाँ पर रखा होता, तो क्या कोई फर्क पड़ता? हमारा स्फीयर तो यहीं तक है, स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है या उसके सरफेस पे कितना चार्ज है हमें उससे मतलब होना चाहिए। इसके बाहर चाहे हजारों लाखों चार्जेस हो, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो उसके बाउंड्री से बाहर है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, so the answer will be the electric flux would be zero. The electric flux would be zero when the charge lies outside the सरफेस। तो इस तरीके से पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका ब्रेकअप अगर हम देखेंगे मार्क्स का, तो हो सकता है पूरे ये जो जहाँ तक ये हमें डिराइव करना है, यहाँ तक इसका हो जाएगा हमारा 3 मार्क्स। राइट द नेम ऑफ द थ्योरम का जाएगा 1 मार्क। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी हो जाएगा 1 मार्क। तो इस तरीके से 3+1+1 का हो जाएगा 5 मार्क्स। तो ये पूरे सेट में सेम था एक क्वेश्चन। तो ये 2020 का पेपर हो गया जो हमने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।